वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 8 मई 2021। तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल ब्लैक फंगस इन्फेक्शन के बारे में है। दिल्ली के हॉस्पिटल्स में इस प्रकार के इन्फेक्शन वाले पेशेंट्स की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। चिंता का विषय है। इसे कोविड इंड्यूस्ड कहा जा रहा है। मतलब ऐसे पेशेंट जो कोविड से रिकवर हो चुके हैं उनमें ये इन्फेक्शन ज़्यादा देखा जा रहा है। क्या है पूरा मामला? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये एक फंगल इन्फेक्शन है जिसे म्यूकर माइकोसिस भी कहा जाता है। इसे पहले एक और नाम से पुकारा जाता था, दैट वाज जाइगोमाइकोसिस, बट पॉपुलर नाम म्यूकर माइकोसिस है। काफ़ी सीरियस और रेयर फंगल इन्फेक्शन है। किसी को कभी भी नहीं होता, बट होने के बाद काफ़ी फैटल होता है। कैसे होता है ये? ग्रुप ऑफ मोल्ड्स हैं जिसको कॉज करते हैं, जिन्हें म्यूकर माइसिट्स कहा जाता है। म्यूकर माइसिट्स, ये मोल्ड्स क्या होते हैं? आपने कई बार देखा होगा ब्रेड में इस प्रकार की फफूंदी लग जाती है, इन्हें ही मोल्ड कहा जाता है। ये इन्वायरमेंट में लगभग हर जगह होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये हर व्यक्ति को इन्फेक्ट करते फिरते हैं। यूजुअली ये ऐसे लोगों को इन्फेक्ट करते हैं जिनको पहले से ही कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो, वो मेडिसिन्स ले रहे हों, उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो और जर्म्स से फाइट करने की उनकी एबिलिटी उनकी बॉडी की कम हो। कोविड-19 में हमें पता है कि कई तरीके का मेडिकेशन किया जाता है, बॉडी काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाती है। इन दैट केस इस फंगल इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। एक और मामला है, जब कोविड-19 को ट्रीट किया जाता है तो स्टेरॉइड का इस्तेमाल किया जाता है इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए। इसकी वजह से भी बॉडी इस प्रकार के फंगस इन्फेक्शन के लिए ज़्यादा एक्सपोज हो जाती है। सिम्टम्स की बात करें तो चेहरे का सुन्न हो जाना, एक नाक का बंद हो जाना, आंखों में स्वेलिंग होना, पेन होना, ये सब इसके सिम्टम्स हैं। वैसे ये बॉडी के किसी भी पार्ट को इन्फेक्ट कर सकता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये कॉन्टेजियस नहीं है। मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को नहीं फैलता, लोगों से एनिमल तक नहीं जाता, तो ये एक पॉजिटिविटी आप कह सकते हैं। इसमें मोर्टेलिटी रेट भी काफ़ी ज़्यादा होता है, 50% तक का मोर्टेलिटी रेट होता है, जो कि डेफिनेटली काफ़ी हाई है। ट्रीटमेंट के लिए एंटी फंगल मेडिसिन्स का इस्तेमाल किया जाता है, और अगर अर्ली स्टेज में इसे डिटेक्ट ना किया जाए तो खतरनाक होता है। शुरुआत में पता चल गया, ट्रीटमेंट हो गया तो ठीक है, नहीं बाद में विजन का चले जाना, रोशनी का चले जाना आंख का, ये भी खतरा रहता है और जान जाने का खतरा भी डेफिनेटली रहता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल यूनिक डिसेबिलिटी आईडी के बारे में है, यानी कि यूडीआईडी। देखिए, जितने भी दिव्यांगजन होते हैं उन्हें अपने साथ एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट कैरी करना होता है, जिसे वो ऑफलाइन मोड में बनवाते हैं। अभी हाल ही में डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज ने ये कहा है कि ऑफलाइन मोड में अब इन सर्टिफिकेट्स को नहीं बनाया जाएगा। रैदर अब इन सर्टिफिकेट्स को 1/6/2021 के बाद से केवल ऑनलाइन मोड में ही यूडीआईडी पोर्टल का इस्तेमाल करके ही बनवाया जा सकेगा। अभी किस आधार पर किया जा रहा है? देखिए, 2016 में एक कानून आया था, राइट्स ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटी एक्ट। इसी के आधार पर 2017 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक रूल नोटिफाई किया, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज रूल्स। इन रूल्स में रूल नंबर 18 का जो क्लॉज 5 है, वो ये मैंडेट करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक डेट दे, जिस डेट के बाद से स्टेट्स और यूटीज में जो भी अथॉरिटीज हैं वो ऑनलाइन मोड में सर्टिफिकेट्स इशू करेंगे जो भी दिव्यांगजन हैं उनके लिए। तो पहले ये डेट 1 अप्रैल दी गई थी, अभी इसे बढ़ाकर 1 जून कर दिया गया है। यूडीआईडी पोर्टल के बारे में बात करते हैं। ये इनिशिएटिव है डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटी का। 2016 से ही इस पर काम चल रहा था। ये पूरे सिस्टम को इंटीग्रेट कर देगा, जो भी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स जारी किए जा रहे हैं आसानी से जो दिव्यांगजन हैं उन्हें आइडेंटिफाई किया जा सकेगा। इसी के आधार पर एक नेशनल लेवल पे डेटाबेस भी क्रिएट हो जाएगा और सभी के पास एक यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड होगा जो भी दिव्यांगजन हैं। बेनिफिट्स क्या होंगे? काफ़ी आसान होगा जो डिसेबिलिटी का डेटा है उसे बनाने में, मेंटेन करने में, और जो लोग कई सारे डॉक्यूमेंट्स कैरी करते थे अब उनके पास सिंपल सा एक कार्ड होगा जिसका इस्तेमाल वो मल्टीपल बेनिफिट्स को अवेल करने के लिए कर पाएंगे। जो यूडीआईडी कार्ड है वो एक सिंगल डॉक्यूमेंट हो जाएगा उनके लिए आइडेंटिफिकेशन वेरिफिकेशन के लिए, और उसका इस्तेमाल भविष्य में कई तरीके की योजनाओं के लिए किया जा सकेगा। जो यूडीआईडी कार्ड है वो जो फिजिकल और फाइनेंशियल प्रोग्रेस है बेनिफिशियरीज की उसे भी ट्रैक करने में मदद करेगा। हर लेवल पे डेटा को या जो प्रोग्रेस है उसे ट्रैक किया जा सकेगा, विलेज लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे। तो अपनी ओनली आईएएस फैमिली में जो भी दिव्यांगजन हैं वो जरूर से अपना यूडीआईडी कार्ड बनवाएं। उसके लिए ये लिंक है, ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। इस लिंक को ओपन करने के बाद आपको कई सारे लिंक्स मिलेंगे, उसमें आप 50वें नंबर पे जाइएगा। 50वें नंबर के लिंक को क्लिक करेंगे तो आपको सारा फॉर्म वगैरह खुल के आ जाएगा। अगर आपने पहले से सर्टिफिकेट बनवा रखा है तो आपको सिंपली कुछ डिटेल्स फिल करने के बाद उसे स्कैन करके अटैच करना होगा। अगर आपने पहले से नहीं बनवाया हुआ है
तो आपको जो भी डेटा है डिसेबिलिटी से रिलेटेड वो उसमें आपको फिल करना होगा और आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल दहला डैम के बारे में है। तालिबान ने अभी हाल ही में अफगानिस्तान के दूसरे सबसे बड़े डैम को कैप्चर कर लिया है। काफी लंबे समय से वो इस रीजन में स्ट्रगल कर रहे थे। इसके पहले कि हम आगे बढ़े, लोकेशन देखिए। यह है अफगानिस्तान जो कि भारत का पड़ोसी देश है। ये है भारत, ये है पाकिस्तान और ये है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में देखिए यहाँ पर है कांधार प्रोविंस और इसके थोड़ा सा नॉर्थ में यहाँ पर आपको मिलेगा दहला डैम। अगर आप थोड़ा सा इन्फ्लुएंस रीजन देखें, ये जो आपको बहुत डार्क कलर दिख रहा है ये सारा तालिबान का प्रभाव क्षेत्र है, जहां जिस रीजन को उन्होंने कैप्चर कर रखा है, और जो लाइट कलर है वहां पर वो स्ट्रगल कर रहे हैं। तो देखिए ये लोकेशन कंधार की है और इसके नॉर्थ में यहीं कहीं लोकेशन आएगी दहला डैम की, जिसे अभी हाल में उन्होंने कैप्चर कर लिया है। जो दहला डैम है इसे अर्गनदाब डैम के नाम से भी पुकारा जाता है। साव अली कोट डिस्ट्रिक्ट है कांधार प्रोविंस में अफगानिस्तान में, जहां पर ये सिचुएटेड है। वो मैप में हमने देखा 1952 में इसे बनाया गया था। वहां पर अर्गनदाब नाम के रिवर है जिस पर इसे बनाया गया है। अब देखिए ये इरिगेशन के लिए यहाँ से कैनाल्स वगैरह निकाली गई हैं और प्रोविंशियल कैपिटल जो है, जो पूरा रीजन है, वहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई भी इसी डैम से की जाती है। अभी तालिबान के कंट्रोल में आ गया है तो चिंता की बात है। काफ़ी लंबे समय से इस पूरे रीजन में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। ये कॉन्फ्लिक्ट और तब बढ़ गया था जब यूएस की मिलिट्री धीमे धीमे यहाँ से विड्रॉ कर रही थी। तो अभी एक एक करके वो कई सारे रीजन्स अपने कब्जे में ले रहे हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2021 के बारे में है। किसने रिलीज की इस रिपोर्ट को? ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस ने। इन्होंने लगभग 55 देशों को इवेल्युएट किया। ये वो देश हैं जहां पर दुनिया का 97% ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जाता है। इन्होंने ये कहा कि फूड इनसिक्योरिटी और माल न्यूट्रिशन 2020 में काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है, ज़्यादातर उन देशों में जहां का एग्रीकल्चर सिस्टम अनस्टेबल है और कोविड-19 की सिचुएशन भी रही। 155 मिलियन से ज़्यादा लोग फूड इनसिक्योरिटी फेस कर रहे हैं। एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी मतलब बहुत ज़्यादा। 2020 की बात कर रहे हैं हम। 2019 में आप ये डेटा देखेंगे तो 20 मिलियन का मिलेगा। अब 20 मिलियन से सीधा जंप आ रहा है 155 मिलियन का। कोविड-19 का इम्पैक्ट आप साफ साफ देख सकते हैं। 2/3 जो लोग हैं वो एक्यूट फूड क्राइसिस लेवल फेस कर रहे हैं। जो भी हमने डेटा गैदर किया कि कितने ये 155 मिलियन के 2/3 लोग तो आपको इन 10 देशों में मिलेंगे। कॉन्गो, यमन, अफगानिस्तान, सीरिया, सूडान, नदर नाइजीरिया, इथियोपिया, साउथ सूडान, जिम्बाब्वे, हैती, इन देशों में आपको इसके 2/3 लोग मिल जाएंगे। बात करते हैं इस नेटवर्क के बारे में। देखिए इसे फर्स्ट वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन समिट में 2016 में फाउंड किया गया था 3 एंटिटीज के द्वारा मिलकर। यूरोपियन कमीशन फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, दूसरा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और तीसरा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। पर्पज यही है, कॉमन कमिटमेंट है, फूड क्राइसिस को हैंडल करना है, नॉलेज को शेयर करना है और जो इन्फॉर्मेशन है उसे भी पहुंचाना है ताकि हम अच्छी तरीके से माल न्यूट्रिशन और फूड क्राइसिस को हैंडल कर सकें। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल पुलेयार कम्युनिटी के बारे में है। 2 ट्राइबल सेटलमेंट जो हैं कत्तुपट्टी और कुचिपट्टी के, वहां पर रहने वाली जो पुलेयार कम्युनिटी है वो लोग अपना एनुअल सेलिब्रेशन या फेस्टिवल सेलिब्रेट करने की तैयारी कर रहे हैं अन्नामलाई टाइगर रिजर्व के रीजन में, जो कि तमिलनाडु में है। यहां पर वो पूजा करेंगे अपने लोकल डेटी वेरीपट्टनम की। खैर हमारा यहाँ पे जो ज्यादा फोकस होगा वो होगा अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। उसके पहले जो पुलैयार, जिन्हें पुलाया, पुलायाज, होलेया या चेरामार नाम से पुकारा जाता है, ये मेन सोशल ग्रुप हैं जो केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु में मिल जाएंगे आपको। 1976 में इन्हें शेड्यूल कास्ट की कैटेगरी में डाला गया। ये अपने म्यूजिक, क्राफ्ट्समैनशिप और कुछ डांसेस के लिए काफी फेमस है, जैसे कि कोलम थुल्लई, ये मास्क डांस है, और मुदियट्टम जो कि हेयर डांस है। यहां पर अन्नामलाई टाइगर रिजर्व की बात करते हैं, यह आपको तमिलनाडु में मिलेगा। सदर्न वेस्टर्न घाट का एक हिस्सा यहां पर आपको दिखेगा, जहां पर ये है। देखिए लोकेशन मैप में देखिए, ये है तमिलनाडु। तमिलनाडु में यहां पर बिल्कुल तमिलनाडु के आपको वेस्टर्न पार्ट में मिलेगा अन्नामलाई, और ये है इंडिया का जो वेस्टर्न घाट है वो यहां से यहां आता है और यहीं पर आपको ये अन्नामलाई टाइगर रिजर्व मिलता है। तो लोकेशन हमने मैप में देख ली। अन्नामलाई परम्बिकुलम एलिफेंट रिजर्व का ये पार्ट है जिसे 2003 में डिक्लेयर किया गया था। कई सारी ट्राइब्स इस रीजन में हैं, कादर्स, मलासार्स या मलई मलसार और पुलैया, जिनकी अभी हम बात कर रहे थे। इसके अलावा मुदुवर्स और एरावलन या इन्हें एरावलार भी कहा जाता है। फ्लोरा की बात करें तो वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको मिल जाएंगे, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट भी मिलेंगे। सोला ग्रासलैंड, मॉइस्ट डेसिडुअस, ट्राई डेसिडुअस, थॉर्न फॉरेस्ट, ये सब भी मिल जाएंगे। सोला ग्रासलैंड आपको कुछ पैचेस में मिलते हैं, मॉन्टेनियस रीजन में मिलते हैं, इसलिए इसे मोन्टाने सोला ग्रासलैंड भी कहा जाता है। फौना की बात करें तो हमें कई सारे इंपॉर्टेंट मैमल्स यहाँ मिलते हैं, लाइक एशियाटिक एलिफेंट, सांबर, स्पॉटेड डियर, बार्किंग डियर, माउस डियर, गौर, नीलगिरी थार, टाइगर। देखिए जो अन्नामलाई
टाइगर रिजर्व है वो तमिलनाडु के 4 टाइगर रिजर्व में से एक है। तो एक तो अनामलाई हो गया, इसके अलावा 3 है, मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व, कलक्कड़, मुंदनथुरई टाइगर रिजर्व और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। इसके अलावा आपको तमिलनाडु में मिलेंगे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, मुकुर्थी नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क और गुंडी नेशनल पार्क। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल फेसबुक के ओवरसाइट बोर्ड के बारे में है। फेसबुक का इस्तेमाल हम में से लगभग हर व्यक्ति करता है, प्रेजेंस दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से में है। तो कुछ इंपॉर्टेंट बात है तो पता होनी चाहिए। अगर फेसबुक आपका अकाउंट ब्लॉक कर देता है तो क्या आपके पास कोई और ऑप्शन है? बिल्कुल है, फेसबुक का ओवरसाइट बोर्ड। आप वहां पे प्ली कर सकते हैं। उसके बाद अगर उन्होंने ये कह दिया कि नहीं आपका अकाउंट ओपन होना चाहिए, तो ये चीज फेसबुक के ऊपर बाइंडिंग होगी, वो इससे इनकार नहीं कर सकते। पूरा मामला ये है कि जनवरी 7 को उस समय जो यूएस के प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप, उन्हें इस प्लेटफॉर्म से ब्लॉक कर दिया गया था। मामला गया ओवरसाइट बोर्ड के पास। उन्होंने ये कहा कि उस समय जो फेसबुक का डिसीजन था वो सही था, लेकिन वो किसी के अकाउंट को अनडिफाइंड पीरियड के लिए ब्लॉक नहीं कर सकते। उन्हें बताना होगा कि कितने समय के लिए आपने इसे ब्लॉक किया है। तो एक सजेशन भी उन्होंने दिया कि आप एक टाइम डिफाइन करिए और उसके बाद ओपन करिए किसी भी व्यक्ति के अकाउंट को। है क्या इंडिपेंडेंट बॉडी है ये? फेसबुक ने ही इसे बनाया है। 2020 में इसे फेसबुक की तरह बनाया गया था, स्टैब्लिश किया गया था, बट ये पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है और इनका डिसीजन फेसबुक के ऊपर बाइंडिंग होता है। ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा कंटेंट फेसबुक पे अलाउड होगा और कौन सा नहीं, किस अकाउंट को रिमूव किया जाएगा और किसे नहीं। कॉम्पोजिशन 20 जो फॉर्मर पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन्हें इसमें शामिल किया जाता है, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट, इन सभी का एक पूरा ग्रुप बनता है। बोर्ड वर्क कैसे करता है? अगर किसी व्यक्ति का अकाउंट बैन किया गया है, बंद किया गया है फेसबुक के द्वारा, तो वो अपील कर सकते हैं इस बोर्ड में। फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों की ही हम बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये हर प्ली को सुनेंगे, ये डिसाइड करेंगे कि कौन सा अकाउंट इंपॉर्टेंट है, किसे सुना जाना चाहिए, और उसके बाद उसे पिक करके वो उस पर अपना डिसीजन देंगे। ठीक है, और अगर वो डिसीजन आ गया तो फिर फेसबुक को उसे फॉलो करना ही होगा, दे कैन नॉट डिनाई। अब यहां पर बाइंडिंग होता है फेसबुक के ऊपर इनका डिसीजन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब एक बात और है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कैसे आएगी? फेसबुक ने खुद ही इनिशियल फंडिंग 130 मिलियन की कर दी है, 130 मिलियन डॉलर की, जो लगभग 5 सालों तक आराम से ये बोर्ड अपना काम कर सकता है। तो उसने फंडिंग इसलिए कर दी है ताकि इस बोर्ड के ऊपर कोई प्रेशर ना हो फेसबुक के फेवर में काम करने का। तो ये फेसबुक की खुद की कमिटमेंट भी है कि उनके पास एक सुपरविजन वाली या ओवरसाइट वाली बॉडी हो जो उन्हें सही तरीके से गाइड कर सके। यहां पर कुछ स्टेटमेंट है, आपको ट्रू एंड फाल्स बताना है। म्यूकरमाइकोसिस बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ग्रुप ऑफ मोल्ड्स इसे कॉज करते हैं जिन्हें म्यूकरमाइसेट्स कहा जाता है। पुलेयार कम्युनिटी मेघालय से बिलोंग करती है। दहला डैम पाकिस्तान में है, अर्गदाब रिवर के ऊपर, अर्गनदाब रिवर के ऊपर। यूडीआईडी सिंगल डॉक्यूमेंट होगा आइडेंटिफिकेशन के लिए, वेरिफिकेशन के लिए, जो भी डिसेबल्ड पर्सन है उनके लिए, फ्यूचर में जो भी बेनिफिट्स वो अवेल करने वाले हैं। बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है, जब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। सेशन की पीडीएफ ऑन के टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। तो आज के सेशन में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।